बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आज हम ग्रेट ब्रिटेन के प्रादेशिक अध्ययन की बात करेंगे। जैसा कि रीजनल स्टडी के अंतर्गत उस प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से लेकर भूगर्भिक बनावट, रिलीफ, जलवायु, सॉइल, एग्रीकल्चर पैटर्न, पशुपालन, फिशिंग इंडस्ट्रीज़, लोहा इस्पात उद्योग। इंडस्ट्रीज़ का मतलब लोहा इस्पात यहाँ का मेजर है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग है, और इंजीनियरिंग उद्योग है। ये इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेट ब्रिटेन का यदि लोकेशन की बात करें और इसका एक्सटेंशन की बात करें, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है, जो प्रदेश की प्रादेशिक स्थिति देखें तो यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें अक्षांश से विस्तार में ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है। कहने का मतलब है कि केवल इसका उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 10 डिग्री का है, तथा देशांतरी विस्तार इसका 8 डिग्री पश्चिम देशांतर से 2 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। 8 डिग्री से 2 डिग्री पूर्वी देशांतर की, इसका मतलब देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार लगभग बराबर में है, क्योंकि वहाँ 50 से 60 10 डिग्री का हो गया, और इधर 8 डिग्री है और 2 डिग्री है, और बीच में 0 डिग्री जो है देशांतर है। तो लगभग बराबर इसकी स्थिति में इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तारों में ये स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो 1000 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 520 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसका टोटल क्षेत्रफल है वो 2,30,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और जो ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री भी इसके ब्रिटेन से गुजरती है। ये चीज़ इसका बेसिक चीज़ है। यदि इसकी भूगर्भिक बनावट की बात करें तो इसमें ये जो प्रदेश की जो भूगर्भिक बनावट का ये माना जाता है कि ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी अलग ज्वालामुखी और के विस्फोट के कारण चट्टानें मिली। उसके बाद प्राइमरी युग में प्राइमरी जो फेज था उसमें चट्टानों का और ज्वालामुखी और लेक्स तथा स्कॉटलैंड क्षेत्र अलग अलग देखे गए हैं। इसी तरह सेकेंडरी और टर्सरी युग और क्वाटरनरी युग में इनमें अलग अलग इसमें चट्टानों का लेक दिखाई देता है। यदि ग्रेट ब्रिटेन के यदि रिलीफ की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक निम्न भूमि और दूसरी उच्च भूमि, लोलैंड, और दूसरी हाईलैंड। निम्न भूमि के अंतर्गत उठी हुई जो ऊंचाई पर्वतमाला के किनारे परतदार मुख्यतः चट्टानों की बनी हुई हैं। इसमें मिडलैंड, दक्षिणी और पूर्वी इंग्लैंड, और डाउन्स और फेंस के नाम से पुकारे जाते हैं, ये इस निम्न भूमि के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके अलावा इसमें स्कॉटलैंड का जो मध्यवर्ती मैदान भी इस निम्न भूमि में सम्मिलित है। उच्च भूमि की बात करें तो उच्च भूमि में वेल्स, स्कॉटलैंड से वेल्स तक ये चली गई है। मध्य में ये चौड़ी फैली हुई है और पिनाइन के नाम से ये जानी जाती है। इसके अंतर्गत ब्रिटेन की सबसे ऊंची चोटी बेन नेविस, जो कि लगभग 1350 मीटर है, ये भी इसी के अंतर्गत है। ये इसकी रिलीफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत लंबा ग्रेट ब्रिटेन का जो रीजनल स्टडी में सब चीज़ें आती हैं, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। जलवायु की यदि बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन की जो जलवायु, जो ग्रेट ब्रिटेन जो प्रदेश है वो टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है। टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ की जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधाराएं इसके निकट से निकलती हैं, और यहाँ वर्ष भर में कहते हैं जो पछुआ हवाएं वो चलती हैं। इसलिए इसके साथ साथ में चक्रवातों के जो साइक्लोन्स के कारण यहाँ की जलवायु में परिवर्तनशीलता अधिक होती है, और यह मौसम बहुत जल्दी बदलता रहता है। चक्रवातों के साथ तेज़ हवा, फिर वर्षा, और बाद में कहते हैं मौसम साफ भी हो जाता है। और ब्रिटेन की जो जलवायु की खासियत है कि यहाँ पर कार्यक्षमता और ये स्वास्थ्य के लिए
स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसमें ब्रिटेन की जलवायु में यदि टेम्परेचर और रेनफॉल की बात करें तो ब्रिटेन की जो द्वीप समूह है इसका तापमान लगभग 17 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बीच रहता है। वर्षा की बात करें तो यहाँ ग्रेट ब्रिटेन की औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर के लगभग है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा का जो पैमाना है वो 100 सेंटीमीटर तक भी है और 152 सेंटीमीटर के करीब पश्चिमी इलाकों में भी है, इसलिए ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन जो है वो 50 से 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच में स्थित है, इसलिए यहाँ की जो जलवायु में चौड़ी पत्ती वाले तथा पतझड़ वाले वन मिलते हैं और इन पत्तों में जो पहाड़ी ढालों पर कहते हैं घास उग जाती है। इसका मतलब ज़्यादा वनों का वो नहीं है। वनों में मुख्यतः जो ओक, बीच, बर्च, वालनट, चेस्टनट और मैपल जैसे वृक्षों की मुलायम वृक्षों की अधिकता पाई जाती है और देश में केवल 5% भाग पर ही वन पाए जाते हैं क्योंकि वनों का जो विस्तार यहाँ पर कम है। इसी प्रकार सॉइल की बात करें तो सॉइल में मतलब हर टॉपिक में हमें थोड़ा थोड़ा टाइम देना है और पूरा डिटेल में इसको एक रीजनल स्टडी तैयार करनी है। सॉइल के अंदर भी यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चीका मिट्टी है और चूनेदार मिट्टी है, वो अलग अलग क्षेत्रों की पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी भी और दलदली मिट्टी और जो पोर्जोन सॉइल भी मिलती है। इस प्रकार पर्वतीय जो हिमोड वाले क्षेत्रों में है वह कंकरीली मिट्टी भी मिलती है। यदि एग्रीकल्चर पैटर्न की बात करें तो एग्रीकल्चर पैटर्न में का मतलब है कि यहाँ पर किस प्रकार का कौन से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ गेहूँ का उत्पादन होता है, जौ होता है, ओट होता है, राई होती है, चुकंदर होता है, आलू होता है और ये मुख्य इस प्रदेश के हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन की जो लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूँ की फसल की जाती है और वार्षिक औसत इसका उत्पादन जो है वो 50 लाख टन है। मतलब जौ का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। इसी तरह ओट का उत्पादन 30% ओट की खेती की जाती है और जौ की खेती में ये प्रतिवर्ष 85 लाख मीट्रिक टन जौ का उत्पादन होता है। और राई का उपजाऊपन कम होता है और ये आलू है, पोटैटो है, वो 24% भाग में खेती की जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रतिशत है। पशुपालन और व्यवसाय की यदि हम बात करें तो ब्रिटेन में क्या क्या पशुपालन व डेयरी उद्योग के विकास के लिए अनुकूल जलवायु है। मतलब अनुकूल जलवायु होने के कारण पशुपालन भी काफ़ी डिटेल में किया जाता है, ये हमने देख लिया है। और इसमें यदि पशुओं की संख्या के आधार पर देखें तो ब्रिटेन के अंदर गाय भैंस वो लगभग 145 लाख मतलब 1 करोड़ 45 लाख हो गया। भेड़ें हैं वो 2 करोड़ 79 लाख और सुअर है वो 89 लाख के करीब यहाँ पर पाले जाते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन का दुग्ध व्यवसाय भी विकास नगरों में निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिक हुआ है और प्रति वर्ष जो है दुग्ध का उत्पादन वो 2.6 लाख मीट्रिक टन है। तो इस प्रकार दूध का व्यवसाय और ये प्राकृतिक का ये जलवायु की अनुकूलता के कारण होता है। ये प्रदेश मछली उद्योग के लिए, फिशिंग ग्राउंड्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस मछलियों के लिए उपयुक्त है। तटाफटा कट होने के कारण ये बहुत ही अधिक उपयुक्त होता है। यहाँ की जो प्लेकेंटन वनस्पति पाई जाती है, इसलिए ब्रिटेन के अंदर मछली पकड़ने का या फिशिंग ग्राउंड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि खनिजों की बात करें, शक्ति के संसाधनों और खनिजों की बात करें तो ब्रिटेन में कोयला का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कोयला लगभग इसमें प्रमुख जो खाने हैं वो कोयले की वो नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र है, नंबर 2 कम्बरलैंड क्षेत्र है, नंबर 3 लंकाशायर और चेशायर है, नंबर 4 नॉर्थ टेफर्डशायर है और नंबर 5 नॉर्थ वेल्स कोयला क्षेत्र है, नंबर 6 साउथ वेल्स कोयला क्षेत्र है और नंबर 7 यॉर्कशायर, नॉटिंघम और डर्बीशायर क्षेत्र है और नंबर 8 फॉरेस्ट ऑफ डीन कोयला क्षेत्र है और ग्लूसिस्टरशायर क्षेत्र है और पूर्वी कैंट कोयला क्षेत्र है। तो ये कोयला क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ कोयले का जो है
500 वर्षों से इसका विकास किया जा रहा है। और यहाँ पर एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट 3 प्रकार का कोयला का खनन किया जाता है। तो इसी में कुछ लोहा इस्क भी यहाँ मिलता है। लोहा इस्क में लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसके भंडार हैं। सोना का भी उत्पादन होता है, तांबा का भी होता है, टिन का भी होता है और जस्ता और शीशा का भी होता है। तो इस प्रकार से कोयले के क्षेत्र में और अन्य जो खनिजों में भी जो ब्रिटेन है वो ज़्यादा मजबूत इतना नहीं है जितना कोयले में है, लेकिन फिर भी बाहर से आयात कर लेते हैं। पेट्रोलियम गैस के भंडार भी कुछ सीमित मात्रा में है। जल और तापीय विद्युत क्षेत्र में भी इसका लगभग उत्तरी स्कॉटलैंड में 85% जो है वो विद्युत शक्ति वो जल विद्युत प्राप्त होती है। यदि उद्योगों की बात करें तो ब्रिटेन में लोहा इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ लगभग 1619 से प्रारंभ हो गया था लोहा इस्पात उद्योग। और मुख्य जो ब्रिटेन के जो लोहा इस्पात जो केंद्र है उसमें दक्षिणी वेल्स है, उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड है, शेफील्ड क्षेत्र है और लिंकनशायर क्षेत्र है, स्कॉटलैंड क्षेत्र है और ब्लैक कंट्री क्षेत्र है। इनमें लोहा इस्पात के मुख्य कारखाने हैं। जहाज़ और पोत उद्योग में भी ये विकसित है और इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उत्तरी पूर्वी तट है, क्लाइड है और बेलफास्ट और बर्कनहेड है। वस्त्र उद्योग के अंदर सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटेन का मुख्य है। इसमें सूती वस्त्र उद्योग में ग्रेट ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्रों में वही लंकाशायर है, वेसायर है और डर्बीशायर में लगभग 85% उद्योग स्थापित हैं। और दूसरा जो लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के जो कारण हैं वो उपयुक्त होने के कारण ये इसमें अधिक विकसित हुआ है। उत्पादन की यदि बात करें सूती वस्त्र उद्योग की तो यह लगभग 2000 में मात्र 78 करोड़ मीटर इसका उत्पादन रह गया था। ऊनी वस्त्र उद्योग है, नकली रेशम है और लिनन उद्योग है, ये भी कुछ मात्रा में विकसित हैं। और लिनन उद्योग जो है बेलफास्ट नगर में देश के 75% कारखाने लिनन उद्योग के यहाँ पर हैं। इंजीनियरिंग उद्योग का भी कुछ विकास हुआ है। रेलगाड़ी मोटर गाड़ियों का उद्योग है, वायुयान उद्योग भी है, रसायन उद्योग भी हैं। लेकिन इसमें अन्य जो उद्योगों की बात करें तो उसमें कृषि पर आधारित उद्योग भी है, कांच उद्योग भी है और शेफील्ड में और इनमें डर्बीशायर में और हार्टलेपूल में भी कुछ उद्योग स्थापित हैं। परिवहन की बात करें तो यहाँ रेल मार्ग और सड़क मार्ग और जल मार्ग तीनों विकसित हैं। ग्रेट ब्रिटेन के रेल मार्ग लगभग 6665 किलोमीटर लंबे हैं। ये चीज़ हमें देखी है कि परिवहन में ये विश्व में कहते हैं सामुद्रिक और परिवहन की दृष्टि से उत्तम होने की तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का विकास हुआ है। सड़क मार्ग की बात करें तो इन सड़कों की लंबाई लगभग 372,000 किलोमीटर से अधिक है और इसमें लगभग 13,000 किलोमीटर इसमें ट्रंक्स बने हुए हैं। और जलमार्गों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 100 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है जलमार्ग। और जलमार्गों की स्थिति ब्रिटेन की स्थिति संसार के मध्य में, यूरोप महाद्वीप के पश्चिम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर में संसार के सभी देशों से जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार से वायु परिवहन से भी जुड़े हुए हैं। जनसंख्या की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन की वर्तमान जो जनसंख्या है वो 58.9 मिलियन अर्थात 5 करोड़ 89 लाख की मानी गई है और इसी के आधार पर इसका विकास हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इस स्कॉटलैंड के क्षेत्र में और ग्रेट ब्रिटेन के जो रीजनल स्टडी में ये जनसंख्या तक हम सारा अध्ययन कर पाएंगे। इसको शॉर्ट में लेके ये कार्य पूर्ण करें। थैंक यू।